हेलो एवरीवन। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सेक्शन 35 जो किसके बारे में बताता है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। आज डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम वही जो साइंटिफिक रिसर्च का जो डिफिनेशन है, साइंटिफिक रिसर्च जिसको बोलते हैं, वो डिफाइंड है सेक्शन 43 सब सेक्शन 4 में। वो बताता है एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी। एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज की बात करता है ये साइंटिफिक रिसर्च कि अपना नॉलेज जो है एक्सटेंड कैसे करें। देखिए, जो इनकम टैक्स की बात आती है, इनकम टैक्स में जो एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड होता है कहाँ, साइंटिफिक रिसर्च पे, वो हमारा अलाउ होता है 100%। इस पर अलाउंस मिलता है। तो जो साइंटिफिक रिसर्च में दो टाइप के हो सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, या तो हम इन हाउस कर लें, इन हाउस हम साइंटिफिक रिसर्च करें, या क्या करें, पेमेंट कर दें आउटसाइड एजेंसी को कि भाई तुम हमारे बिहार पे तुम करो, क्या साइंटिफिक रिसर्च करो तुम। तो क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च कितने टाइप के हो सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 दो टाइप का हो सकता है। पहला क्या है, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च जो हम घर पे करेंगे, जो अपने फैक्ट्री में करेंगे, जो फैक्ट्री प्रेमिसेस में करेंगे। या तो दूसरा होता है क्या कि पेमेंट टू आउटसाइड पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसीज, मतलब आउटसाइड एजेंसीज को हम पेमेंट कर दें। ठीक है। तो दो टाइप के हैं। अब इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च किसको बोलेंगे, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च में यहाँ पे दो टाइप के एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं। एक तो होता है रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होता है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या बोलता है, एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर incurred by the assessee on scientific research related to his business, scientific research related to his business shall be allowed as deduction in the year in which it was incurred। अब क्या हुआ है, देखिए इन हाउस में क्या होता है, हमारा जो रिसर्च किससे होना चाहिए, वो हमारा बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। जो साइंटिफिक रिसर्च है वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, होना चाहिए। मान लो किसी बिजनेस कर रहे हैं, किसी एक का, मैं दूसरे बिजनेस का रिसर्च नहीं कर सकता। मतलब क्या है कि जिस जिस कमोडिटी का, जिस गुड्स का अगर बिजनेस हो रहा है, हम क्या करेंगे, उसी का रिसर्च होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए। दूसरी आगे बोलता क्या है, फिर एक बार पढ़, इसको समझते हैं। एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू हिज बिजनेस सेल बी अलाउड एज डिडक्शन इन द ईयर इन विच इट वाज इनकर्ड। जिस साल हमने अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई साइंटिफिक रिसर्च करा है, उस साल हमारा क्या हो जाएगा, वो खर्चा अलाउ होगा। ठीक है। अब आगे बात आती है कि साइंटिफिक रिसर्च में अगर उसमें आगे बोलता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड विद इन 3 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, नेमली पेमेंट ऑफ द सैलरी टू एम्प्लॉयज इंगेज इन साइंटिफिक रिसर्च और परचेज ऑफ मटेरियल यूजिंग साइंटिफिक रिसर्च, ये भी अलाउ होगा। क्या है कि हमने अगर जो बिजनेस कमेंसमेंट, अगर मान लो आज हमने बिजनेस कमेंसमेंट करा है, जो बिजनेस करा है, अगर ये आज डेट क्या हुई आपकी 22/2/2022 हो गई। ये डेट कुछ स्पेसिफिक है इसमें, स्पेसिफिक इसलिए है कि इसमें सारे 2/2/2 आ रहे हैं। ये आज हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब है, 22/2/2022 का है। कमेंसमेंट हमने आज करा है, तो आज से मतलब पिछले 3 साल, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 21/2/2022 से पीछे 3 साल, 21 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 19 यहाँ पे हो जाएगा आपका 20/2/2019। ये हो गया ना, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 3 साल हो गए। 19 से 20, 19 20, 20 21 और 21 22, ये 3 साल हो गए।
ये क्या हो जाएगा, हमारा खर्चा अलाउ हो जाएगा। जो हमने इनकर्ड करे हैं साइंटिफिक रिसर्च में, वो बिजनेस, हमारा बिजनेस कमेंसमेंट करने के 3 महीने 3 साल पहले तक हमने जो भी खर्च करे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, वो अलाउ हो जाएगा। बिजनेस कमेंसमेंट मीन्स यहाँ पे कैलेंडर ईयर देखेंगे हम लोग, ना कि फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, कैलेंडर ईयर देखेंगे। यहाँ पे कैलेंडर ईयर की बात करता है, 3 साल वाली जो बात करता है, ये 3 इयर्स की जो बात करता है, कैलेंडर ईयर की बात करता है। अगर हमने क्या करा है, बिजनेस अपना कमेंसमेंट करने के 3 साल पहले तक हमने जो भी साइंटिफिक रिसर्च में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने इनकर्ड करा है वो हमारा क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा, जिस साल हमने बिजनेस कमेंसमेंट करा है। Expenditure incurred within 3 years immediately preceding the commencement of the business, namely payment of salary, वो किस नेचर का होना चाहिए, सैलरी हमने इम्प्लॉय को पे करा है जो साइंटिफिक रिसर्च में इंगेज्ड हैं, या तो परचेज ऑफ मटेरियल यूज इन साइंटिफिक रिसर्च, जो हमने मटेरियल परचेज करा है किस पर्पज के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो हमारा अलाउ हो जाएगा। अब आगे उस दूसरी बात आती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करा है साइंटिफिक रिसर्च में खर्च करे हैं। यहाँ पे क्या था, ऑल द एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड एक्वायर्ड आफ्टर 29 फरवरी 1984, हमने यहाँ पर सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएंगे एक्सेप्ट लैंड, जो हमने कब एक्वायर करा होगा, 29/2/1984 के बाद अगर हमने एक्वायर करा होगा, तो मतलब हमने लैंड को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पे ऑल द एक्सपेंडिचर इन एक्सेप्ट लैंड incurred on scientific research related to the business of the SSC shall be allowed as a deduction in the year in which it was incurred। सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएंगे। फिर वही बात आती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इनकर्ड विद इन 3 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी अलाउ होंगे, शैल बी अलाउड एज ए डिडक्शन। ठीक है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने बिजनेस कमेंसमेंट करने के 3 महीने पहले तक हमने इनकर्ड करा है वो भी हमारा अलाउ हो जाएगा एक्सेप्ट लैंड। लैंड हमें डिडक्शन में अलाउ नहीं होगा, ये भी 100% हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में अलाउ होगा। यहाँ एक कंफ्यूजन बार बार आएगा 3 साल वाली, विद इन 3 years जो एक्सपेंडिचर हमने करा है, तो यहाँ पे क्या है, कमेंसमेंट जिस दिन करा उस दिन एक दिन पहले से लेके 3 साल तक, मतलब कैलेंडर ईयर की बात करेंगे यहाँ पर हम, जिसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था अभी। अब आगे बात आती है क्या, कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने क्या नाम क्लेम करा है यहाँ पर आपका एज डिडक्शन, वहाँ पे क्या होता है, उस पर डिप्रिसिएशन हमें नहीं मिलेगा। जो इनकम टैक्स में क्या होता है, जो भी खर्चे का हमने क्लेम एक बार करा है उसका डबल डिडक्शन नहीं मिलता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या करा है कि जो भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने क्लेम करा, हमें जो उसकी बेनिफिट मिला, अब उसका क्या होगा, उस पर डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। इसके लिए सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 बोलता है कि फर्दर सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4 बोलता है, क्लियरफाई दैट नो डिप्रिसिएशन will be admissible on any capital assets represented by expenditure which has been allowed as deduction under section 35, whether in the year of deduction, whether in the year in which deduction under section 35 was allowed or any previous year। हमने जिस साल खर्च करे हैं उस साल अलाउ हुआ है या दूसरे साल में अलाउ हुआ है, उसमें हमें क्या होगा, डिप्रिसिएशन हमें नहीं मिलेगा। जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमें जो डिडक्शन मिला है अंडर सेक्शन 35 में, उसका हम डिप्रिसिएशन का बेनिफिट उस एसेट्स पे नहीं मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब चलो रिपीट करते हैं इसको। जो हमने साइंटिफिक रिसर्च कब करेंगे, किस पर्पस के लिए कब करेंगे, एक तो या तो हम किस में करेंगे, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च में करेंगे, या तो पेमेंट क्या करेंगे, आउटसाइड एजेंसी करेंगे। इन हाउस में हम क्या करते हैं, इन हाउस रिसर्च में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सारे अलाउ होते हैं। रेवेन्यू हमारे होता है आगे क्या है कि हमारे 3 साल तक जो हमने खर्च करे हैं किस में, सैलरी टू एम्प्लॉय जो इंगेज हैं साइंटिफिक रिसर्च में, या तो हमने मटेरियल को परचेज करा है सब फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, अगर वो खर्चे जब हमने बिजनेस कमेंसमेंट करा है उसके 3 साल प्रीसीडिंग ईयर्स के भी मिल जाएंगे। मतलब जिस साल जब हमने बिजनेस कमेंसमेंट करा है उसके 3 साल तक जो हमने साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेंडिचर करा है इन टर्म्स ऑफ सैलरी टू एम्प्लॉय
इंगेजिंग द साइंटिफिक रिसर्च और परचेज ऑफ मटेरियल यूजिंग साइंटिफिक रिसर्च में भी अलाउ हो जाएगा। अब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात आती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने इनकर्ड करा है, वो भी हमें अलाउ होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक बात क्या ध्यान देने वाली है कि उसमें लैंड इंक्लूड नहीं करेंगे, लैंड को हमेशा एक्सक्लूड करेंगे। यहाँ भी वही बात आती है कि जो हमने जिस दिन हमने बिजनेस इन्वेस्टमेंट करा उसके 3 साल पहले तक हमने जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने क्या करा है, इनकर्ड करा है, वो हमें अलाउ डिडक्शन मिल जाएगा। जिस अब बात आती है क्या कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें अलाउ सेक्शन 35 में हुआ है उस पे उस एसेट्स पे डिप्रिसिएशन का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सेक्शन कहाँ बोलता है, सेक्शन 35 सब सेक्शन 2 क्लॉज 4 में ये बात बताता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल एसेट्स की हमने बात करी, तो कैपिटल एसेट्स में अब आता है क्या कि जो हमने कैपिटल एसेट्स यूज करा है कहाँ पे, साइंटिफिक रिसर्च में। अगर हमने अब उसको सेल कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे अब वो समझ लेते हैं। सेल ऑफ एन एसेट्स यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। अब क्या वो जो एसेट्स हमने साइंटिफिक रिसर्च, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने करा है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, हमने क्या करा है, अगर हम उसको सेल कर रहे हैं, उसको बोलता है, इसमें दो चीज़ें हैं, या तो एसेट्स सोल्ड विदाउट हैविंग यूज्ड फॉर द अदर पर्पस, तब समझेंगे। दो है यहाँ पे, दो चीज़ें होती हैं, या तो इफ एसेट्स इज सोल्ड विदाउट हैविंग बीन यूज फॉर द अदर पर्पस, मतलब हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज करा, उसको सेल कर दिया। और दूसरा आता है क्या कि हमने साइंटिफिक रिसर्च के अलावा उसको दूसरे पर्पस के लिए भी यूज करा है, तो अपने दूसरे बिजनेस के लिए भी यूज करा है। या दो सिचुएशन होती हैं जो एसेट्स जो सेल होगा। चलिए पहला सिचुएशन समझते हैं। इफ द एसेट्स इज सोल्ड विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पस, उसमें सेक्शन के ए कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 43 सब सेक्शन 3 में डिफाइंड है कि हमने दूसरे पर्पस के लिए हमने बिना यूज किए ही, मतलब हमने क्या करा है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही यूज करा है, दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं करा है। तब क्या करेंगे, अगर हम उस एसेट्स को सेल करते हैं, यहाँ ध्यान देने वाली है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही हमने यूज करा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दो चीज़ें देखेंगे हम कि यहाँ पर दो चीज़ें होती है, या तो हमारा बिजनेस इनकम होगा या तो कैपिटल गेन होगा। बिजनेस इनकम कब होगा कि जितना हमने जो एक्सपेंसेस कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो हमने इनकर्ड करा है वो, या जो हमने क्या करा है, जितना हमने क्या करा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इनकर्ड करा है जो, और हमें अलाउ हुआ है सेक्शन 35 में, अगर हम उतना या उससे कम पे सेल करते हैं तो हमारा बिजनेस इनकम होगा। अगर जो कॉस्ट हमने इनकर्ड करा है कैपिटल एक्सपेंडिचर या उससे हम अधिक पे सेल करते हैं तो हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा। या चलिए इसको थोड़ा सा फॉर्मूला बेसिस पे समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो नेट सेल प्राइस ऑफ द एसेट्स और क्या है, द कॉस्ट ऑफ एसेट्स व्हिच वाज अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन 35 अंडर सेक्शन 35 व्हिच एवर इज लेस शैल बी ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच सच एसेट्स इज सोल्ड। यहाँ पर क्या है कि नेक्स्ट एसेट्स हमने जो सेल करा है, सेल प्राइस, और जो हमारा जो डिडक्शन अलाउ हुआ था अंडर सेक्शन 35 में, ये दोनों में जो कम हो। सपोज यहाँ पर हमारा सेल कंसिडरेशन है क्या, सपोज मेरा सेल कंसिडरेशन 100 है, और हमें अलाउ कितना हुआ था, यहाँ पर हमने अलाउ कहाँ कितना करवाया था, हमें हुआ था 110 रुपये का हमें अलाउ हुआ था, या 110 करोड़ 110,000 बोल दें, या 1,10,000 बोल दें। यहाँ पर हमें कितना हुआ था रुपीज़, हमने 100 क्लेम करा था, सेल प्राइस है उस एसेट्स का, और हमें अलाउ कितना हुआ था 110 हमने अलाउ हुआ था। तो यहाँ पे जो दोनों में कम होगा, जो दोनों में, ये तो कम नहीं हमारा, ये अधिक है, जो दोनों में कम होगा 100 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये बिजनेस इनकम हो जाएगा। मतलब जितना हमने अलाउ, इसका सीधा फंडा ये है कि जितना हमने अलाउ करा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 35, वो हमारा बिजनेस, वो उस टू द दैट एक्सटेंट वो हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम हो जाएगा। और उसके बाद अगर जो डिडक्शन हमें अलाउ हुआ उससे अधिक अगर हम सेल, उस प्राइस से अधिक अगर हम सेल कर रहे हैं
तो हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कितना है, नेट सेल प्राइस क्या है 100, जो दोनों में कम है 100, ये हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम हो जाएगा। ये जो एक्सेस सेल है, अब हाथी क्या है, आता क्या है कि अब इसको थोड़ा सिचुएशन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर सेल कंसिडरेशन क्या हो गया हमारा यहाँ पर 200 रुपये का। अब हमारा सिचुएशन थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं इसको। अब यहाँ पर हमारा सेल प्राइस कितना है 200 रुपये का। अब तो यहाँ पर देखो हमें अलाउ कितना हुआ है, 110 रुपये हमें अलाउ हुए हैं, 110 रुपये हमें अलाउ हुए हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 में। तो हमारा बिजनेस इनकम का हाथ कितना हो जाएगा, 100 रुपये का हमारा बिजनेस इनकम हो जाएगा। ये बिजनेस इनकम मेरा कितने का, 100 रुपये का मेरा बिजनेस इनकम हो गया ये। अब जो 110 रुपये तक हमें 100 रुपये ना 110 रुपये हमारा क्या हुआ, बिजनेस इनकम हो गया। और एक्सेस, अब यहाँ पर मेरा कॉस्ट कितना था 110 रुपये का, मैं हमने सेल इसको कितने करा है 200 रुपये पे। तो यहाँ पर जो 90 रुपये का डिफरेंस है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 90 रुपये कैसे हो गया, 200 माइनस 110 का, ये 90 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। यहाँ पे वही बात आती है कि नेट, अगर हमने क्या करा है इसको कि इफ एसेट्स इज सोल्ड विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर अदर पर्पस, देन क्या होगा, द नेट सेल्स प्राइस ऑफ द एसेट्स और द कॉस्ट ऑफ एसेट्स which was earlier allowed as deduction under section 35, whichever is less shall be treated as business income of the previous year in which asset is sold। अब समझ में आ गई बात। अब any excess of sale price over the cost, any excess sale price over the cost is to be charged as capital gain। ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। जो हमारा एक्सेस हमने क्या कह रहा है, किससे एक्सेस है, सेल प्राइस मेरा कोर्स अगर एक्सेस अधिक है तो वो हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा। अब बात आती है दूसरा कंडीशन, मैंने बोला था कि अगर इफ एसेट्स इज सोल्ड आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड फॉर अदर फॉर बिजनेस, हमने बिजनेस के अलावा और साइंटिफिक रिसर्च के अलावा और कहीं यूज करा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा कि वेयर द साइंटिफिक research asset is used in the business after it ceased to be used for the scientific research, the actual cost of such assets shall be nil। ठीक है, अगर हमने क्या करा है कि जब हमने साइंटिफिक रिसर्च में वो सीज्ड हो गया, हमने साइंटिफिक रिसर्च में यूज करना बंद कर दिया, कहीं और यूज कर रहे हैं और किसी और बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट क्या लेंगे, कॉस्ट नील लेंगे। देखिए इनकम टैक्स एक्ट में जब मैंने पिछली क्लास में जैसे डिस्कस करा था, या ब्लॉक वाइज होता है, जो डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसएस को हम क्लासिफाई ब्लॉक वाइज करते हैं। ब्लॉक वाइज प्लांट एंड मशीनरी में क्या हो जाएगा, जो ब्लॉक होगा, जो ब्लॉक है सपोज 100 रुपीज़ का, उसमें अगर साइंटिफिक रिसर्च वाले का हम अगर उस साइंटिफिक रिसर्च को यूज करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट्स को, मतलब साइंटिफिक रिसर्च एसेट्स का उसके काम करने के बाद कहीं और यूज कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये नील हो जाएगा, एडिशन में हमारा नील हो जाएगा। ठीक है, अब ये सच इज सोल्ड लेटर ऑन द मनी पेबल सेल बी डिडक्टेबल फ्रॉम द ब्लॉक इन द एसेट्स वाज अर्लियर इंक्लूडेड। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा परचेज कॉस्ट हो गया, परचेज कॉस्ट कितना हो गया हमारा नील। इनकम जो हमारे अगर डिप्रिसिएशन में क्या होता है, जो कैलकुलेट करते हैं अंडर सेक्शन 32 में, वहाँ पे WDV लेते हैं, ओपनिंग जो होता है ड्यूरिंग द ईयर, जो 180 डेज या लेस देन 180 डेज या मोर देन 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट होता है, ऐड करेंगे। उसके बाद जो अगर हमने कोई सेल करा है, सेल प्राइस को लेस करते हैं, पूरा सेल प्राइस को लेस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने एसेट्स को सेल करा है, तब मनी पेबल सेल बी डिडक्टेबल फ्रॉम द ब्लॉक इन सच एसेट्स वर अर्लियर इंक्लूडेड। इस ब्लॉक में जो हमने प्लांट मशीनरी वाले ब्लॉक में किसी में मैंने इंक्लूड करा था, एक में इसका ओपनिंग WDV था क्या रहा 100 रुपीज़ का, परचेज कॉस्ट मेरा 0 हो गया, और सेल प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल प्राइस सपोज यहाँ पर जो हमने एसेट्स को सेल करा है, कि सेल प्राइस हमारा सपोज हमारे केस में 25 हम लेस कर देंगे, या हमारा सेल प्राइस है ये। तो देखिए हुआ क्या, कॉस्ट मेरा हो गया 0, सेल प्राइस हो गया मेरा, सेल प्राइस लेस हो गया। तो यहाँ लॉस क्या हुआ
कि हमें अगर अदर बिजनेस में अगर यूज करने के लिए करने का इफेक्ट क्या हुआ कि मेरा जो जो पहले से जो एसेट्स था, जो पहले से ब्लॉक में मेरा एसेट्स था, उसका कॉस्ट क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया। इस पे मतलब आपका लॉस कितने का हुआ, जो कम कितने से हुआ, 25 रुपए से, या 25,000 रुपये से कम हो गया ये। मतलब इस पर हमें डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये थोड़ा लॉस हुआ साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट्स को अगर हम यूज़ करते हैं अदर बिजनेस पर्पज़ के लिए, तो लॉस क्या है इसमें, अगर बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं तो लॉस क्या है इसमें कि ब्लॉक में तो उसका कॉस्ट जीरो हो जाएगा। अगर इन केस अगर हम सेल करते हैं तो सेल प्राइस हमें उस ब्लॉक से लेस करना पड़ेगा, मतलब हमें उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 25 रुपये पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट हमारा नील है, पर जो सेल प्राइस है, सेल प्राइस हमें लेस करना पड़ेगा कॉस्ट से, ब्लॉक से। तो मतलब जो हमने लेस करा सेल प्राइस, और इस पे हमें क्या है, इस पे हमें या तो बिजनेस इनकम दिखाना पड़ेगा, या तो कैपिटल गेन दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर दो लॉसेस हैं, डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर हम अदर पर्पस के लिए यूज़ करते हैं एज ए बिजनेसमैन, क्या होगा, हमें देखना पड़ेगा, इसमें डिप्रिसिएशन हमें नहीं मिलेगा। और दूसरी बात आती है क्या, जो जितने पे हमने सेल करा, या तो मेरा बिजनेस इनकम होगा या तो कैपिटल गेन होगा, जो सिचुएशन ऊपर अराइज हुआ था। तो ये बातें ध्यान देने वाली है कि साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट्स अगर हम यूज कर रहे हैं वो अदर बिजनेस के लिए, तो ये बातें थोड़ी हमें इस एंगल से भी चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, whether the scientific assets where the scientific research assets is used in the business after it ceased to be used for scientific research, the actual cost of such assets shall be nil। जो मैंने अभी बताया नील हो गया ये। ठीक है, तो द एसेट्स इज सोल्ड लेटर ऑन, अगर बाद में हम उसको सेल करते हैं तो द मनी पेबल सेल बी डिडक्टेबल फ्रॉम द ब्लॉक इन सच एसेट्स वाज अर्लियर इंक्लूडेड। ठीक है, यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली है, डिप्रिसिएशन हमें नहीं मिलेगा, उससे उतने से कम हो गया। ठीक है, और जो हमें बिजनेस इनकम होगा ये या तो इस जो 25 रुपये जो है ये हमारा किस फॉर्म में है, या तो बिजनेस इनकम में है या तो कैपिटल गेन में है, सिचुएशन जैसा राइज होगा वो होगा। अब बात देखिए, अभी तो समझ में आ गई सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में, या तो क्या करेंगे सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में हमें क्या करें, नेट सेल प्राइस और कॉस्ट जो हमें पहले अलाउ हुआ था वो दोनों में कम है, वो हमारा बिजनेस इनकम हो जाएगा। अगर जो हमने एक्सेस सेल प्राइस से ओवर द कॉस्ट वो किया हमारा, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा। अगर हमने क्या करा है बिजनेस, अगर साइंटिफिक रिसर्च एसेट्स को हमने क्या करा है बिजनेस पर्पस के लिए, अदर बिजनेस पर्पस के लिए यूज करा है, तो हमारा ब्लॉक में ऐड करेंगे, बट उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अगर बाद में अब लेटर क्या करते हैं, बाद में अगर उस एसेट्स को सेल करते हैं, तो सेल करने के बाद वो सेल प्राइस क्या हो जाएगा, उस ब्लॉक जिसमें हमने जिसका कॉस्ट नील ऐड करा था, वहाँ से सेल प्राइस को हम लेस कर देंगे। लेस करने के बाद क्या होगा, जो जो उसके बाद जो एक्चुअल कॉस्ट आएगा वो हमारा वो मेरा क्लोजिंग WDV होगा, और उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। यहाँ पे लॉस क्या है कि जो हमने सेल प्राइस है वो सेल प्राइस जितना था उससे हमारा ओपनिंग WDV कम हो गया, और उस प्राइस पे हमें डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। दूसरा था कि जितने प्राइस पे हमने सेल करा है उस पर क्या होगा, या तो वो हमारा बिजनेस इनकम होगा या तो वो हमारा कैपिटल गेन होगा। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अब आती है बात क्या, अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द साइंटिफिक रिसर्च। अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, एक बार और बता दूं, जो पहले मैंने कहा था दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो हमने एसेट्स कहाँ परचेज करे हैं, जो हमने एसेट्स यूज करे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जिसपे हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 मिला है, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या है कि अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑन account of capital expenditure on scientific research, the deduction of such capital expenditure shall be allowed to the extent the profit from, जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड करा है क्या साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वो हमारा अलाउ होगा एज ए बिजनेस एक्सपेंडिचर डिडक्शन अलाउ होगा। मगर आगे सेक्शन 35(4) बोलता क्या है, उसमें भी उन्होंने लिमिट लगा दी। लिमिट क्या लगा दी कि वह कैपिंग कर दी। कैपिंग क्या कर दी कि जितना हमारा प्रॉफिट है
प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट तक हमें डिडक्शन अलाउ होगा अंडर क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है, फॉर द क्लेमिंग डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर on scientific research, the deduction of such capital expenditure shall be allowed to the extent यहाँ थोड़ी ये बात मार्क करने वाली है, to the extent of the profit of that business the unclaimed। यहाँ पे क्या है कि सपोज हमारा क्या था, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट बिफोर क्या कर दें यहाँ पर, प्रॉफिट प्रॉफिट बिफोर कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या था, 200 रुपये का प्रॉफिट था मेरा। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करा है, सपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा यहाँ पर 300 रुपये का, तो हमें डिडक्शन कहाँ तक मिलेगा, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ₹200 टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दैट बिजनेस। हमारा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अलाउंस कितना मिल जाएगा हमारा यहाँ पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर का अलाउंस हमारा 200 रुपये का मिल जाएगा, यहाँ पर प्रॉफिट नील हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 300 रुपये क्लेम नहीं कर सकते हैं, 200 प्रॉफिट के अगेंस्ट में हम 300 रुपये, 200 प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर कैपिटल एक्सपेंडिचर 200 रुपये का है, तो हमें एक्सपेंडिचर डिडक्शन कितना मिलेगा, हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन कितना मिलेगा, 200 रुपये तक का ही मिलेगा। और 300 जो 100 रुपये का हमारा जो यहाँ पे कम है, 100 रुपये जो हमें नहीं मिले वो अगले सालों में मिलेगा, उसका बेनिफिट हमें जिस साल प्रॉफिट होगा। द अनक्लेम्ड अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 72 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 73 सबसेक्शन 3 it will be deemed to be an expenditure of the following previous year and so on for the succeeding previous year। जो अनक्लेम्ड है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ मैंने 100 रुपीज़ की बात करी थी, 100 रुपीज़ की बात करती यहाँ पे, जो 300 रुपये थे, 300 रुपये में हमें क्या हुआ, 300 रुपये में हमने 200 रुपये का तो बेनिफिट मिल गया, इस 100 रुपये का बेनिफिट नहीं मिला, वो हमारा क्या हो जाएगा, अनक्लेम्ड है। ये अनक्लेम्ड है, ये अनक्लेम्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वो क्या हुआ, वो क्या है, इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, उस अगले सालों में या तो उससे अगले सालों में, मतलब होता है जिस साल ये चलता जाएगा, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है सेट ऑफ की, ये चलता जाएगा और वो माना जाएगा उसी साल का एक्सपेंडिचर है। अगर हम इसे कैरी फॉरवर्ड किया तो माना जाएगा कि उसी साल का ये एक्सपेंडिचर है और अलाउ हो जाएगा। और अगर उस साल भी अलाउ नहीं हुआ तो वहाँ 8 साल वाला कोई कैपिंग नहीं है यहाँ पर, किसमें, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट्स हैं, ये हमारा कैरी ऑन होता रहेगा। अब आगे बात आती है क्या, देयर कैन बी सक्सेडिंग, ये तो अगले सालों में सो चलता रहेगा, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल हमें बेनिफिट मिल जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट बिजनेस। ठीक है, अब आगे का क्या बात आती है, समझते हैं इसको दोबारा, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देयर कैन बी बिजनेस लेस ड्यू टू डिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉस। ये देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट क्या था बिफोर द कैपिटल एक्सपेंडिचर 200 रुपये थे, और हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना अलाउ हुआ, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट हमें अलाउ होगा, 200 रुपये अलाउ होगा। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण लॉस नहीं हुआ, एक बात नोट करने वाली है यहाँ पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑन द साइंटिफिक रिसर्च वाले बिजनेस में क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण लॉस नहीं होगा। देयर कैन बी अ बिजनेस लॉस ड्यू टू डिडक्शन ऑफ द रेवेन्यू expenditure on scientific research, but there cannot be a loss due to the deduction of capital expenditure on scientific research। क्या है, हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कारण लॉस हो सकता है, लॉस हमें क्या होता है, बिजनेस लॉस साइंटिफिक रेवेन्यू के कारण हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कारण हमें रेवेन्यू बिजनेस लॉस हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कारण हो सकता है, पर हमें क्या है, बिजनेस लॉस क्या है, किसी कारण नहीं हो सकता, कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण हमें बिजनेस लॉस नहीं हो सकता है। ठीक है, इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी क्लेम्ड एज डिडक्शन ड्यू टू द insufficiency of business profit, the balance is known as unabsorbed capital expenditure। if capital expenditure cannot be claimed as a deduction due to the insufficiency of business profit,
द बैलेंस इज नोन एज अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बैलेंस क्या लग जाएगा, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड इट ट्रीटमेंट शैल बी सेम एज द अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन। इसका डिप्रिसिएशन, इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन की तरह ट्रीटमेंट हो जाएगा। मतलब ये माना जाएगा उसी साल का डिप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड इसको करते जाएंगे और माना जाएगा कि उसी साल का ये है, उस अगले जिस सब्सिक्वेंट ईयर का डिप्रिसिएशन है ये। तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं सेटअप करने का, जिसे 8 साल में दूसरे खर्च दूसरे दोस्त के लिए होता है। तो मतलब इन अदर वर्ड से कि हमें रेवेन्यू लॉस हो, बिजनेस लॉस हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कारण। मतलब हमें बिजनेस लॉस नहीं हो सकता कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण, हमें बिजनेस लॉस नहीं हो सकता। तो मतलब हमें ये बात ध्यान रखने वाली है। अब बात ये क्या, देख ये तो सारा हमने कहा। अब आगे बात क्या आती है कि हमने क्या करा है, पेमेंट हमने खुद अगर इन हाउस रिसर्च नहीं कर रहे हैं, पेमेंट क्या कर रहे हैं, आउटसाइड एजेंसी को पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा सिचुएशन है ये, अगर आउटसाइड एजेंसी को कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, पेमेंट मेड टू, क्या उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो समझते हैं। पेमेंट मेड टू द रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा फॉर साइंटिफिक रिसर्च। हमने क्या करा है, पेमेंट किसको करा है, रिसर्च एसोसिएशन को करा है या यूनिवर्सिटी को करा है, किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। वो हमारा वो कहाँ मेंशन है, सेक्शन 35 सेक्शन 1 क्लॉज 2 में मेंशन है ये, कि एवनी पेमेंट मेड टू आउटसाइड एजेंसी फॉर साइंटिफिक रिसर्च वेदर रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट। देखिए यहाँ पर इन हाउस वाले में क्या था, हमें क्या करेंगे, एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च करेंगे वो क्या होना चाहिए, एसएससी के बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। जो इन हाउस रिसर्च जो इन हाउस रिसर्च में था, जो एसएससी खुद इन हाउस रिसर्च करता है वो बिजनेस के लिए, अपना बिजनेस के लिए करेगा। बट यहाँ पे पेमेंट टू आउटसाइड एजेंसी में करेंगे तो ये क्या होगा, एनी पेमेंट मेड टू द आउटसाइड एजेंसीज फॉर साइंटिफिक रिसर्च वेदर रिलेटेड टू बिजनेस और नॉट। देखिए एक बात यहाँ बिजनेस के लिए भी हो सकता है और बिजनेस के लिए नहीं भी हो सकता है। इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन as allowed as deduction at the rate of 100% of amount so paid in the previous year in which होगा। The deduction is allowable if the payment is made to any of the following agencies: a research association which has the project of undertaking a scientific research। हम किसको पेमेंट करा है हमने, a research association which has the object of the अंडरटेकिंग साइंटिफिक रिसर्च, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, साइंटिफिक रिसर्च का है। या तो क्या है, दूसरा क्या हो सकता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये हमें क्या दो जगह कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को जिसका ऑब्जेक्ट क्या है साइंटिफिक रिसर्च का, या तो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या अदर इंस्टीट्यूशन को यूज कर सकते हैं, वो साइंटिफिक पेप्स कर सकते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च पे खर्च करें। ये तो हो गई किसकी, जो पेमेंट भी। अब किसको, यहाँ भी सिचुएशन देखिए कैसे कैसे राइज होता है। सिचुएशन हमने कहा किसको पे कराया, साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसको, या तो बिजनेस रिसर्च एसोसिएशन को या तो यूनिवर्सिटी को। अगर हम किसी कंपनी को क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। अब दूसरा सिचुएशन कहता है पेमेंट मेड टू अ कंपनी टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च अंडर, ये कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लोज टू ए में, कि एनी सम पेड टू अ कंपनी, यहाँ कंपनी की बात करता है, टू बी यूज्ड बाय इट फॉर द साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड एज डिडक्शन एट द रेट ऑफ 100% ऑफ अमाउंट सो पेड इन द प्रीवियस ईयर इन व्हिच पेमेंट इज मेड। हमें क्या करना है, 100% क्या होगा, डिडक्शन हमें अलाउ होगा अगर किसी कंपनी को पेमेंट करते हैं तो। द सम पेड टू कंपनी टू बी यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च शेल बी अलाउड टू द एसएससी ओनली इफ द साइंटिफिक रिसर्च सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। इसे जो कंपनी को पे करेंगे, यहाँ क्या होना चाहिए, कंपनी रजिस्टर्ड कहाँ होना चाहिए, इंडिया में। यहाँ ये रजिस्टर्ड कंपनी कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। उस कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अब आगे तीसरा कहता है इट इज फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द टाइम बीइंग अप्रूव्ड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी इन अ प्रेस्क्राइब्ड मैनर। ये प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से अप्रूव होना चाहिए। प्रेस्क्राइब अथॉरिटी यहाँ पर रूल आता है, रूल 6 इनकम टैक्स रूल 6(1) में ये प्रेस्क्राइब अथॉरिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। यहाँ पर
डायरेक्टर जनरल एग्जाम्पशन हो जाता है, डायरेक्टर जनरल एग्जाम्पशन होता है इनकम टैक्स का, यह मेंशन है। वो क्या हो जाएगा, ये प्रेस्क्राइब अथॉरिटी है। जो ये लोग अप्रूवल देंगे, जो स्पेसिफाइड अथॉरिटी है, वो क्या कुछ और कंडीशन लगा सकती है। पहला कंडीशन क्या हो गया, जो अगर किसी कंपनी को हम पे करते हैं, क्या है, अगर किसी कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर पे करते हैं तो कंपनी रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च का मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो कंपनी किसके द्वारा अप्रूव होना चाहिए, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। प्रेस्क्राइब अथॉरिटी हमारा मेंशन कहाँ है इनकम टैक्स में, रूल में, रूल 6 में मेंशन है प्रेस्क्राइब अथॉरिटी कौन होगा। तो यहाँ इस हमारे केस में प्रेस्क्राइब अथॉरिटी को होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स एक्विजिशन जो होते हैं, वो इशू प्रेस्क्राइब अथॉरिटी होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के लिए। अगर ये अथॉरिटी क्या करती है, और कंडीशन और लगा सकती हैं। अब the deduction above shall be allowed only if the association, university, college, other institution mentioned therein is time being approved according with the guideline in the manner and subject to the condition as may be prescribed. Such association, university, college, other institution is specified as such by notification official gazette by the central government। जो यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या है, वो भी जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करता है, वो क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। वो अप्रूव, और उसमें नोटिफाई कहाँ करेगी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ नोटिफाई करेगी, नोटिफिकेशन द्वारा ऑफिशियल गजट में। ठीक है, ये तो हुआ हमारा साइंटिफिक रिसर्च की बात आई। पेमेंट मेड टू द आउटसाइड एजेंसी फॉर साइंटिफिक रिसर्च की बात आई। अब आगे बात क्या आता है, पेमेंट मेड टू द रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। ये तो साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहे थे आगे। अब सोशल साइंस पे रिजेक्ट, सामाजिक विज्ञान जो होता है, अगर उस पर रिसर्च करे या स्टैटिस्टिकल कोई रिसर्च करे तो उस पर भी अलाउ हो जाएगा डिडक्शन, अगर हमने पेमेंट करा है। किसको, यूनिवर्सिटी को, रिसर्च एसोसिएशन किस पर्पज़ के लिए, सोशल साइंस के में रिसर्च करने के लिए या तो स्टैटिस्टिकल रिसर्च करने के लिए। ये हमें अलग डिडक्शन अलाउ कहाँ होता है, डिडक्शन अलाउ होता है सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 में अलाउ होता है ये। पेमेंट मेड टू द एसोसिएट टू रिसर्च एसोसिएशन व्हिच हैज एन ऑब्जेक्ट द अंडरटेकिंग ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च to a university, college, other institute to be used for research in social sciences. Statistical research shall also be eligible for deduction at the rate of 100% of the amount so paid, whether such research is related to business of the associate or not। अगर हमने क्या करा है, सोशल साइंस के लिए, सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करा है, वो हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड है या नहीं है, वो रिलेटेड है या नहीं है, वो हमारा क्या हो जाएगा, 100% डिडक्शन अलाउ होगा अगर हम जिस साल हमने वो पेमेंट करा है। अब देखिए यहाँ पर अप्रूवल की बात आती थी, यहाँ पर देखिए साइंटिफिक रिसर्च में हमें मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च के अलावा अगर हमने अगर क्या हुआ है कि हमने आउटसाइड एजेंसी को पेमेंट करा है, किस पर्पज़ के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर हमने पेमेंट करा है आउटसाइड एजेंसी को, वो हमारा अलाउ हो जाएगा डिडक्शन 100%। साइंटिफिक रिसर्च में दो आती हैं, या तो कंपनी, एक तो आती है यूनिवर्सिटी, कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दूसरा आता था कंपनी। कंपनी क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया में। इंडिया में रजिस्टर्ड होने के बाद उसका मैनेजमेंट बिजनेस ऑफ क्या होना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च का होना चाहिए। तो उसके बाद बात आती है क्या, साइंटिफिक रिसर्च होने की उसका किस प्रेस्क्राइब अथॉरिटी द्वारा उसका क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। अप्रूवल मिलने के बाद वो एजेंसी क्या कर सकती है, और कंडीशन लगा सकती है, जो साइंटिफिक रिसर्च जो है उसका और कंडीशन लगा सकती है अप्रूवल देने के लिए। ठीक है, अब आगे क्या आता है, साइंटिफिक रिसर्च, हम साइंटिफिक क्या है, अगर किसी आउटसाइड एजेंसी को पेमेंट करा है किसी एसएससी ने, किस पर्पज़ के लिए, सोशल साइंस के लिए या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए अगर पेमेंट करा है, किसी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को,
वो क्या हो जाएगा, 100% अलाउ होगा डिडक्शन जिस साल हमने पेमेंट करा है यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को या रिसर्च एसोसिएशन को, हमारा 100% अलाउ होगा। यह सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च ऐसा चीज़ बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, तब पर भी वो खर्चे अलाउ हो जाएंगे। अब आगे बात यहाँ आती है क्या, इतना तो हमने रिवाइज कर लिया, आगे बात आती है क्या, एग्जेप्शन शेल नॉट बी डिनाइड merely on ground that the subsequent to the payment of such sum by SSC the approval granted to the association, university, college or other institution referred has been withdrawn। यहाँ पर क्या एग्जेप्शन नहीं होता, क्या है कितना बार कि मान लो कि एग्जेप्शन विड्रॉ जो अप्रूवल जो क्या ग्रांट जो उसको दिए किया था, अप्रूवल जो ग्रांट किया था किसको, एसोसिएशन को, रिसर्च एसोसिएशन को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, वो क्या विड्रॉ कर लिया, हमने पेमेंट करने के बाद विड्रॉ कर लिया, तो हमें वो एग्जाम्पशन हमें डिनाई नहीं होगा। जो अगर हमने पेमेंट करने के बाद अगर किसी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन का या यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का अगर अप्रूवल ग्रांट जो दिया अप्रूवल दिया गया है उसको हटा दिया जाता है तो भी हमें डिडक्शन अलाउ होगा। अब देखिए, अब इन्होंने क्या करा, मतलब 1 अप्रैल 2021 से पहले पहले क्या होता था कि एक बार अप्रूवल मिल जाने के बाद वो क्या होता था, अजर अमर हो जाता था कि दोबारा उसको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कब, 1/4/2021 से पहले पहले की कहानी की बात करता हूँ मैं, कि एक बार अगर अप्रूवल मिल गया तो उसको, मतलब अब कितनी कंपनियां थी हमारे नॉलेज में जो भी मैंने देखा, अभी हुआ क्या कि किसी का 84 में अप्रूवल लिया हुआ है, 84 से अभी तक चलता आ रहा है, वो कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है फर्क नहीं पड़ता, कोई चेक करने वाला नहीं था, ठीक है। वो अब उसको कोई रिन्यूअल की जरूरत नहीं थी 1/4/2021 से पहले पहले। अब इन्होंने क्या किया, इसमें एक्ट में इन्होंने चेंज कर दिया है। अब पढ़ते हैं समझते हैं इसको। एवरी नोटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट टू रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन और इंडियन कंपनी for scientific research issued on or before 1st April 2021 shall be deemed to have withdrawn, shall be deemed to be withdrawn unless such association, institution, university, college, company makes an intimation to the income tax authority in prescribed form. Such intimation has to be within 3 months from the 1st April 2021. Such intimation shall be valid for the 5 consecutive years. Assessment years beginning with assessment year 22-23 और thereafter subject to the intimation made by the association। अब क्या होगा कि 1/4/2021 के बाद क्या है, अब इसमें 3 महीने का टाइम दिया था पहले, 1/4/21 अप्रैल मई जून, मतलब 30 जून तक आपको अप्लाई करना था इसके लिए, उसको इंटीमेट करना था गवर्नमेंट को। अगर ये इंटीमेशन क्या होगा, हर वैलिड कब होगा, 5 साल के लिए वैलिड होगा। हर एक साल 1/4/2021 के बाद गवर्नमेंट को इंटीमेशन दिया जाएगा, किसके द्वारा, वो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इंडियन कंपनी के द्वारा जो कहाँ साइंटिफिक रिसर्च में जो हैं इंगेज हैं, उनको हर एक 5 साल में इंटीमेशन देना होगा। अगर इंटीमेशन नहीं देते हैं तो इनका क्या होगा, माना जाएगा अप्रूवल विड्रॉ कर लिया गया है, डीम टू बी हैवन विड्रॉन। ये क्या आ गया है, हर एक 5 साल में इनको रिन्यू करवाना होगा। हम दूसरे शब्दों में कहें इसको कि हर एक 5 साल में इनको 1/4/2021 के बाद रिन्यू करवाना होगा अपना अप्रूवल को। अब इन्होंने 2021 में जो बजट आया था, अब पीछे मतलब उसमें इन्होंने फिर एक चेंज करे हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ चेंजेस क्या है कि यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन का कुछ नहीं था कि हमने डोनेशन दिया किसी साइंटिफिक रिसर्च को, इंस्टीट्यूशन को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को या प्राइवेट कंपनी को, हमने क्या करा है, डोनेशन दिया, तो इसका क्रॉस चेकिंग का कुछ भी नहीं था गवर्नमेंट के पास। मतलब हमने डिडक्शन क्लेम कर लिया, हमने दे दिया और हमने डिडक्शन क्लेम कर लिया, इसका रिपोर्टिंग कहीं नहीं होता था गवर्नमेंट के पास। अब इन्होंने क्या कर दिया है, इसमें चेंज कर दिया सेक्शन, उन्होंने सेक्शन 35 सबसेक्शन 1A इन्होंने इंसर्ट करा है।
यहाँ पे क्या करा इन्होंने कि यहाँ पर एक फॉर्म स्टेटमेंट जाएगा, जैसे टीडीएस में फॉर्म जाता है, तो यहाँ पे हर एक साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 31 मतलब 31 मई तक क्या करना है इनको, एक फॉर्म फाइल करना है। कहाँ फॉर्म होगा 10BD, फॉर्म नंबर क्या है, फॉर्म नंबर 10BD में रिपोर्ट करना होगा कि जो जिसने जिस पार्ट जो किसको रिपोर्ट करना होगा, जो कंपनी या जो कंपनी इस यूनिवर्सिटी इस रिसर्च एसोसिएशन के यहाँ इंगेज हैं रिसर्च में, और उनको डोनेशन मिला है तो उनको इनकम टैक्स अथॉरिटी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर्म 10 भी फाइल करना होगा, और उसमें डिटेल देने होंगे कि किसने डोनेशन कितना दिया है। ठीक है, और इनको क्या करना है, एक सर्टिफिकेट इशू करना है, जिसे टीडीएस में नहीं होता है, टीडीएस डिलीट कर लेते हैं, फिर डिपॉजिट कर फाइल टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं, यहाँ पे रिटर्न फाइल करेंगे डोनेशन के लिए, फॉर्म नंबर 10B जाएगा, 10BD जाएगा, और जो उसको डोनेशन इन्होंने दिया है, जिसने डोनेशन दिया है उसको क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। सर्टिफिकेट किस फॉर्म में होगा, फॉर्म नंबर हो जाएगा आपका 10BE में एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिटेल में समझते हैं। जो बेयर एक्ट का है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 द रिसर्च एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन रेफर टू इन क्लोज 2 और क्लोज 3 और द कंपनी रेफर टू इन क्लोज 2A of subsection 1 shall not be entitled, यहाँ shall not be entitled to deduction under the respective clause of the said subsection unless the research association, university, college, organization or company prepare such statement for such period as may be prescribed or and delivered or caused to be delivered to the prescribed income tax authority or the person authorized by such authority, such statement in such form verified in such manner setting forth such particulars within such time एज में भी प्रेस्क्राइब। मतलब यहाँ क्या करेंगे, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक रिटर्न फाइल करेंगे, और रिटर्न किस में होगा, 10BD में होगा। अब यहाँ पे क्या है, इसको रेक्टिफिकेशन की, जैसे टीडीएस रिटर्न में रेक्टिफिकेशन की बात आती है, यहाँ भी ये आगे रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट सच रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन और द कंपनी में आल्सो डिलीवर द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी a correction statement for rectification of any mistake or add, delete, update the information furnished in statement delivered under this subsection in such form verified in such manner as may be prescribed। ठीक है, एक करेक्शन वाला भी दे दिया है इन्होंने, मतलब रिवाइज रिटर्न का भी, रिवीजन का भी इन्होंने यहाँ पर स्कोप दे दिया है। अब आगे आ गया फर्निश टू डोनर अ सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ डोनेशन in such manner containing the particulars and within such time from the date of receipt of sum as may be prescribed। अब क्या है यहाँ पर, जिस इसको फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद 31 मई तक इनको क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है डोनेशन के लिए। किस फॉर्म में, फॉर्म नंबर 10BD में। अब इनको सर्टिफिकेट इशू कब करेंगे, ये भी इशू कर ऑनर बिफोर 31 मई तक इशू कर सकते हैं सर्टिफिकेट। किसको देंगे सर्टिफिकेट देंगे ये डोनर को। सर्टिफिकेट किस फॉर्म में होगा, 10BE में सर्टिफिकेट होगा, ये सर्टिफिकेट हो गया ये। अब आगे बातें आती है क्या, कि सम पे टू द नेशनल लेबोरेटरी, IIT एक्सेट्रा। ये कहाँ मेंशन है, हमने कोई अगर किसको सम पे करा है, किसको, नेशनल लेबोरेटरी को या IIT को, वो कहाँ मेंशन है, सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AA में। एनी सम पेड बाय एन एसोसिएट टू द नेशनल लेबोरेटरी और यूनिवर्सिटी और IIT और स्पेसिफाइड पर्सन फॉर कैरिंग आउट प्रोग्राम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च अप्रूव्ड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन एन अमाउंट सो पेड। अब हमने कहाँ पे करा है,
नेशनल लेबोरेटरी को पे करा है। वहाँ पर हमने किसको, वहाँ पीछे हमने किसकी बात करी थी, रिसर्च एसोसिएशन की बात करा था, यूनिवर्सिटी कॉलेज प्राइवेट रिसर्च एसोसिएशन की बात करा था, यूनिवर्सिटी की बात करी थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करा था। अब इन्होंने स्पेसिफिक सेक्शन किसके लिए डाला है, सेक्शन 35 सब सेक्शन 2AA किसके लिए डाला है, नेशनल, अगर हमने सम किसको पे करा है, नेशनल लेबोरेटरी को पे करा है या आईआईटी को पे करा है, तो हमारा अलाउ हो जाएगा डिडक्शन। नो डिडक्शन अंडर, यहाँ पर जो डिडक्शन हमें अलाउ हो गया कहाँ, जो हमने पे करा है नेशनल लेबोरेटरी को, आईआईटी को, वो दूसरे अलाउ, उसका उस डिडक्शन का अलाउंस दूसरे सेक्शन में नहीं मिलेगा। नो कंट्रीब्यूशन व्हिच क्वालिफाई फॉर द डिडक्शन अंडर दिस क्लॉज विल बी इंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर एनी क्लॉज और अदर प्रोविजन। नो अदर डिडक्शन, नो कंट्रीब्यूशन व्हिच क्वालिफाई डिडक्शन अंडर दिस क्लॉज विल बी डिडक्शन फॉर अदर प्रोविजन, डिडक्शन अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, उसका डिडक्शन हमें नहीं मिलेगा दूसरे एक्ट में। अब आती क्या, एग्जाम्पशन नॉट बी डिनाइड मेयरली इन अप्रूवल ग्रांटेड, यहाँ भी अप्रूवल विड्रॉ कर लिया गया तो क्या हो जाएगा, ये हमें एग्जाम्पशन डिनाई नहीं हो सकता यहाँ पर। अब आगे बात सुनिए, ये तो हो गई सारी कहानी इसकी। अब आगे बात आती है सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB में। वहाँ बोलता है क्या, यहाँ पे भी जो कंपनी मेडिकल क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं उसकी बात करता है यहाँ पर। कंपनी इंगेज इन बिजनेस ऑफ बायोटेक्निक और मैन्युफैक्चरिंग और आर्टिकल और थिंग, where a company engaged in the business of biotechnology or in any business of manufacture production of any article or thing or not being article or thing specified in list 11 या schedule 11 incur any expenditure on scientific research, in house research development facility as approved by the prescribed authority, a deduction of sum equal to expenditure will be allowed. Such expenditures should not be in nature of cost of land or building. यहाँ पर क्या हुआ है, 11 शेड्यूल में क्या क्या आता है, यहाँ पे जो हमने खर्च किस लिए करा है, जो कंपनी कहाँ एंगेज है, बायोटेक्नोलॉजी में एंगेज है, या इसमें 11 शेड्यूल की बात करते हैं इनकम टैक्स। 11 शेड्यूल में क्या आता है, यहाँ पे 11 शेड्यूल में बहुत बड़ा लिस्ट है। यहाँ पर 11 शेड्यूल का जो इनकम टैक्स का लिस्ट है बहुत बड़ा है। इसमें अल्कोहल आता है, बिवरेजेज आते हैं, चॉकलेट आते हैं, बहुत सारे आते हैं, इसमें लिस्ट हैं। एक बार उसमें अगर जो 11 शेड्यूल के जो 11 शेड्यूल का बहुत बड़ा लिस्ट है, अगर 11 शेड्यूल में जो गुड स्पेसिफाइड हैं उसके अलावा अगर हमने दूसरा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा डिडक्शन के लिए हमें इस सेक्शन में। 11 शेड्यूल के अलावा जो गुड्स 11 शेड्यूल में स्पेसिफाइड नहीं है उसका डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 37 तो अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 2AB में। इसमें क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी अलाउंस मिलेगा। क्या है इसमें लैंड और बिल्डिंग का हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा। वेयर कंपनी इंगेज इन बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इन एनी बिजनेस of manufacture or production of any article or thing not being article or things specified in advance schedule, incur any expenditure on scientific research, on in-house research, in-house research होना चाहिए, and development facility as approved by the prescribed authority, a deduction of sum equal to expenditure will be allowed. Such expenditure should not be in nature of cost of land or building. ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे और लैंड बिल्डिंग का हमें अलाउंस नहीं मिलेगा। एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन रिलेशन टू द ड्रग और फार्मास्यूटिकल सेल बी इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन। अब देखिए जो कंपनी कहाँ इंगेज है, फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर कहाँ इंगेज है इन हाउस रिसर्च में, तो उनको क्लिनिकल ट्रायल का भी एक्सपेंडिचर अलाउ होगा साइंटिफिक रिसर्च में। ठीक है, expenditure on scientific research in relation to drugs or pharmaceuticals shall include expenditure incurred on clinical drug trial, obtaining approval from the state regulatory, filing an application for patent under Patent Act 1970। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल का भी मिलेगा इनको। कहाँ से जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको क्लिनिकल ट्रायल का भी एक्सपेंडिचर अलाउ होगा साइंटिफिक रिसर्च में। उनको अप्रूवल कहाँ से लेना होगा, स्टेट रेगुलेटरी से इनको अप्रूवल लेना होगा, और उनको पेटेंट के लिए भी अप्लाई करना होगा अंडर पेटेंट एक्ट।
नो डिडक्शन शैल बी अलाउड रिस्पेक्ट ऑफ द अबव एक्सपेंडिचर अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो डिडक्शन हमें अलाउ हो गया है अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 2A(b) में, ये हम इसका ये हम एक इस खर्चे का डिडक्शन हमें दूसरे सेक्शन में नहीं मिलेगा। यहाँ एग्रीमेंट विद द प्रेस्क्राइब अथॉरिटी, यहाँ पर देखिए यहाँ पे नो कंपनी विल बी इंटाइटल टू दिस डिडक्शन अनलेस इंटर into an agreement with the prescribed authority for cooperation in such research or development facility, fulfill the prescribed condition with regard to the maintenance and audit of accounts, also furnish the prescribed report in the prescribed manner। इनको एग्रीमेंट कहाँ से करना होगा? इनको इनको प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से क्या करना होगा? एग्रीमेंट करना होगा। किसके लिए? कोऑपरेशन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ठीक है। इनको रिटर्न भी फाइल करने होंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा ऑडिट करवाने के लिए। प्रेस्क्राइब अथॉरिटी यहाँ पे कौन हो जाएगा? प्रेस्क्राइब अथॉरिटी से सबमिट रिपोर्ट द अप्रूवल ऑफ द सेट फैसिलिटी टू द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर CCIT, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन सच फॉर्म विद इन सच में एज में भी प्रेस्क्राइब्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो साइंटिफिक रिसर्च। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।